So in last class, we had started the revision of, we have started with the raster scan system. आज उसका थोड़ा सा पहले रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। डायग्राम्स हम रास्टर स्कैन सिस्टम के प्रीवियस क्लास में और उसके सीआरटी वगैरह हम देख चुके हैं ऑलरेडी। और इस पे आज हमको सिर्फ रिकैप में ये बताना चाह रही हूँ मैं कि जो रास्टर स्कैन सिस्टम होता है उसका बेसिक मैकेनिज्म क्या होता है, वो किस मैकेनिज्म पे वर्क करते हैं। तो आज हम, कल तो ठीक है मैंने फॉरवर्ड करके आपको बताया था क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ाया था, आज थोड़ा रिवर्स गेयर में बता रही हूँ आपको। रास्टर स्कैन सिस्टम का पढ़ने के बाद आपको उसका ड्रॉबैक जरूर पता चल गया है कि रास्टर स्कैन सिस्टम का ड्रॉबैक ये है कि जो भी हम पिक्चर प्रेजेंट करवाना चाहते हैं, जो भी हम पिक्चर के पैटर्न को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, वो जो पिक्चर का पैटर्न है वो क्या हो जाता है, आफ्टर सम टाइम वो डिके होना शुरू हो जाता है। आप ये बोल सकते हो कि वो फैड होना शुरू हो जाता है, जिसको आप बोलते हैं फ्लिकरिंग, कि वो थोड़ी देर बाद फ्लिकर होना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो फ्लिकर होना शुरू हो जाते हैं, तो हम नहीं चाहते कि वो फ्लिकर हो, हम नहीं चाहते हैं कि उसका जो है मतलब वो थोड़े देर बाद डीम होना शुरू हो जाए। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो पिक्सल्स हैं, हमने जो पिक्चर का पैटर्न डिस्प्ले करवाया है हमारी स्क्रीन पर, वो कंटिन्यूअसली ग्लो करता रहे। तो इस फ्लिकरिंग की मैकेनिज्म जो हो रही है, इसको रिमूव करने के लिए हमने जो फंडामेंटल किया है दैट इज नोन एज रिफ्रेशिंग। रिफ्रेशिंग मतलब कि आपको हर एक पिक्सल जिसको आप ग्लो करवा रहे हो, जिसको आप ऑन करवा रहे हो स्क्रीन पर, वो फुल टाइम ऑन मोड में रहना चाहिए, उनका मोड ऑफ में चेंज नहीं होना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट 0 and 1। यदि हम ब्लैक एंड व्हाइट की बात करते हैं तो 0 और 1 होता है। 0 मतलब ऑफ पॉइंट, 1 मतलब ऑन पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर रास्टर स्कैन सिस्टम क्या करता है, जो भी सिस्टम की मेमोरी होती है उसमें एक अपनी स्पेस बना लेता है। वो स्पेस क्या है, आपकी फ्रेम बफर। जैसे कल की क्लास में आपको जो डायग्राम समझाया था उसमें आपको ये चीज बताई थी कि ये जो फ्रेम बफर है वो सिस्टम की मेमोरी में ही अपनी क्या कर लेता है, अपनी एक स्पेस जो है वो क्रिएट कर लेता है, फ्रेम बफर। और ये फ्रेम बफर क्या करता है, ये जो फ्रेम बफर है ये पिक्चर के पैटर्न को स्टोर करके रखता है। मतलब आपको क्या पिक्चर डिस्प्ले करवानी है, आपको सपोज ये सीपीयू वाला और आईओ डिवाइस वाला ये डायग्राम यदि स्टोर करवाना है तो ये डायग्राम को स्टोर करके रखता है, ठीक है। और डायग्राम को जो स्टोर करके रखता है वो किस तरह से रहते हैं कि उनकी जो पोजीशंस है वो उसको पता रहती है, मतलब उसमें लोकेशंस जो है वो आपको पता रहती है। और जैसे ही रास्टर स्कैन सिस्टम का जो ड्रॉबैक है जिसमें आपको रिफ्रेशिंग करना पड़ती है, तो वीडियो कंट्रोलर क्या कर रहा है, आपका वीडियो कंट्रोलर मॉनिटर पे डिस्प्ले करवाने का काम कर रहा है। तो ये डिस्प्ले ही जो हो रहा है फैड हो रहा है, डिके हो रहा है आफ्टर सम टाइम। तो ये वीडियो कंट्रोलर की ड्यूटी है कि ये फ्रेम बफर से क्या ले लेगा, ये फ्रेम बफर से उस पिक्चर की पैटर्न को ले लेगा जो उसको डिस्प्ले करवाना है या वो जिसको ऑलरेडी डिस्प्ले करवा रहा है, और इस तरह से वो रिफ्रेश जो है वो करवाते रहेगा। मतलब हमारा जो मॉनिटर पे जो भी डिस्प्ले हो रहा है वो पर्टिकुलर चीज डिम नहीं होगी, वो फैड नहीं होगी, वो कंटिन्यू उस पर डिस्प्ले जो है वो उसका बना रहेगा। यही हमने जो है कल की क्लास में जो है रास्टर स्कैन सिस्टम का लॉजिक देखा था, ठीक है। फिर हमने ये भी देखा था कि जब भी हम रास्टर स्कैन सिस्टम की बात करते हैं तो एक्स रजिस्टर, वाई रजिस्टर, वहां पर दो रजिस्टर हम कंसिडर करके चलते हैं। जो एक्स रजिस्टर है वो सारे एक्स की कोऑर्डिनेट को स्टोर करके रखता है, और जो वाई रजिस्टर है वो वाई के कोऑर्डिनेट को स्टोर करके रखता है। ये बता दिया था ना कल की क्लास में। यस मैम, और वो मेमोरी एड्रेस पे जाते हैं, फिर यस, फ्रेम और बफर, फिर जो वो पिक्सल मेमोरी रजिस्टर। एड्रेस को जाते हैं वो कोऑर्डिनेट की वैल्यू रहती है। और एक्स को यस मैम। आप जो एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू को आप हमेशा 0 से इनिशियलाइज करते हो, और वाई की वैल्यू को हमेशा वाई मैक्स से इनिशियलाइज करते हो। मैक्स ऐसा से। क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारी नंबर ऑफ स्कैन लाइंस रहती है वो स्कैन लाइन बहुत सारी रहती है, और रास्टर स्कैन सिस्टम का फंडामेंटल यही है कि आपको हर एक स्कैन लाइन को स्कैन करना है। फर्स्ट टाइम आया हो? अच्छा, तो आपको हर एक स्कैन लाइन को क्या करना है, स्कैन करना है। उसका फंडामेंटल यही है। इसीलिए आपके पास सपोज 480 स्कैन लाइंस हैं, तो आप वाई मैक्स की वैल्यू क्या सेट करके रख दोगे, वाई मैक्स की वैल्यू आप सेट कर दोगे 480, ताकि वो 1 बाय 1 रिड्यूस होके आपको हर एक लाइन को स्कैन करे, और 0 तक आप जब तक नहीं पहुंचते तब तक आपको अपनी स्कैनिंग करते रहना है, ठीक है। ये मतलब टोटल ओवरऑल रास्टर स्कैन सिस्टम का फंडामेंटल था। ये अपन ने सब कुछ कल की क्लास में जो है वो डिस्कस कर लिया था। रास्टर स्कैन के आपने वीडियो कंट्रोलर क्या करता है, डिस्प्ले कंट्रोलर क्या करता है, उसके बाद फ्रेम बफर की क्या
चीजें हैं, ये सब कुछ हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है। ये सारी चीजें हम कल की क्लास में देख चुके हैं। अभी हम नई पीपीटी से शुरू करते हैं। चलिए, ये वाली पीपीटी विजिबल है आपको लेक्चर नंबर 4 की? यस मैम। ठीक है। यस मैम। आज की क्लास रैंडम में स्कैन। जो हम टॉपिक जो नए पढ़ने वाले हैं वो है रैंडम स्कैन सिस्टम्स, डीवीएसटी और रास्टर और रैंडम सिस्टम में डिफरेंस। अभी देखते हैं हम कितना कवर अप कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू आवर टाइम, पर अभी हम शुरू करते हैं इसको। देखो, पहले मैं आपको डीवीएसटी बता देती हूँ क्योंकि वो आपका रास्टर स्कैन सिस्टम से रिलेटेड फंडामेंटल है। चलिए, डीवीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब। मैंने लिखा नहीं है, भूल गई मैं। आप फुल फॉर्म कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो लिख लीजिए, डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब। डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब। अब इसका नाम डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब क्यों रखा? सबसे पहली बात, ये रास्टर सिस्टम का ही पार्ट है, पर रास्टर सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए हमने डीवीएसटी यूज किया था। पर डीवीएसटी रास्टर स्कैन सिस्टम का ही पार्ट है। सबसे पहली बात, ये चीज को ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज, मैंने आपको बताया था कि जो रास्टर सिस्टम होते हैं वो हमेशा ट्यूब के फॉर्म में होते हैं, पाइप के फॉर्म में होते हैं, इसलिए इसको ट्यूब नाम दिया। अब स्टोरेज, स्टोरेज क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम, जैसे वहां पर हम फ्रेम मेमोरी लगाते थे, फ्रेम बफर लगाते थे, यहाँ पर हम लगाएंगे स्टोरेज ग्रिड। आपको डायग्राम में नीचे दिख रहा होगा, स्टोरेज ग्रिड दिख रहा है? यस मैम। यस, तो इसलिए Yes, ma'am. स्टोरेज ट्यूब उसका नाम है। तो डायरेक्ट व्यू, डायरेक्ट व्यू का सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉजिक है यहाँ पर रास्टर सिस्टम से डिफरेंस यही है कि डायरेक्ट व्यू का मतलब है कि यहाँ पर आपको कोई भी रिफ्रेशिंग करवाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली पिक्चर के पैटर्न को कंटिन्यूअसली देख सकते हो। आपको थोड़े टाइम बाद उसको पिक्चर के पैटर्न को आपको रिफ्रेश करवाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. आपको नाम समझ में आया, डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब। डायरेक्ट मतलब, डायरेक्ट व्यू मतलब कि आप इसमें कंटिन्यू जो जितने भी आप यहाँ पर जितने भी पिक्सल्स को आप स्क्रीन पे जितने भी पिक्सल को ग्लो करवा रहे हो, ये सारे पिक्सल आपके ऑल टाइम ग्लो रहेंगे। आपको इसको रिफ्रेश करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब रास्टर स्कैन सिस्टम का जो एक ड्रॉबैक था वो तो डीवीएसटी ने रिमूव कर दिया कि नो रिफ्रेशिंग इज रिक्वायर्ड इन डीवीएसटी। इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। Yes. ओके, ठीक। अब देखो, यहाँ पर आपको ये डायग्राम एक लुक में देखा जाए तो आपको शायद थोड़ा बहुत सीआरटी जैसा, मतलब जो रास्टर स्कैन सिस्टम होते हैं वैसा ही आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या क्या, अलग क्या क्या, वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जो डीवीएस सॉरी जो हमने वो वाला डायग्राम पढ़ा था हमारा सीआरटी, पहले उसकी बात बता देती हूँ। सीआरटी में हमने यहाँ पर एक हीटिंग फिलामेंट बनाया था जिसको हमने एक इलेक्ट्रॉन गन नाम दिया था। फिर उसके बाद एक कंट्रोल ग्रिड लगाया था, ठीक है, कंट्रोल ग्रिड मतलब सीजी, और यहाँ पर लगाया था हमने फोकसिंग सिस्टम। पॉइंट। फोकसिंग सिस्टम के बाद हमने लगाया था, सॉरी, फोकसिंग सिस्टम के बाद यहाँ पर हमने लगाए थे डिफ्लेक्शन प्लेट्स। क्लियर है ये चीज? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। यस मैम। हमने लगाई थी यहाँ पर सबसे पहले एक हीटिंग फिलामेंट, उसके बाद इलेक्ट्रॉन गन जहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रही है, फिर उसके बाद आपका फोकसिंग सिस्टम और डिफ्लेक्शन प्लेट। ये हमने सब किस में लगाया था? आपका सीआरटी में, रास्टर स्कैन सिस्टम में। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या किया, वहां पर हमने एक ही गन रखी थी, सिंगल गन, जिसको हमने बोला था इलेक्ट्रॉन गन। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन गन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक हो गई हमारी फ्लड गन और एक हो गई हमारी प्राइमरी गन। Primary gun. ठीक है, यहाँ पर मतलब एक इलेक्ट्रॉन गन नहीं है, यहाँ पर कितनी गन हो गई? 2 गन्स हो गई। एक को नाम दिया फ्लड गन, एक को दिया प्राइमरी गन। अब डिफरेंस, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लड? फ्लड मतलब बाढ़। तो यहाँ पर जो बाढ़ आएगी वो किसकी आएगी? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि फंडामेंटल तो वही है कि हीटिंग फिलामेंट रखा है, जब आप चार्जर को ऑन करोगे तो वो हीटिंग फिलामेंट जो उसके अंदर का है वो बॉइल्ड अप होना शुरू होगा और उसके अंदर से हीट जो है वो हीट अप होगा और इलेक्ट्रॉन्स इमिट होना शुरू हो जाएंगे, राइट? तो फंडामेंटल यही है। पर इसको फ्लड गन क्यों बोला? क्योंकि मैंने कल की क्लास में बताया था या लास्ट क्लास में बताया था कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स मतलब जैसे फिलामेंट को हीट मिलना शुरू होती है वो फटाफट बहुत सारे अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स इमिट करना
शुरू, मतलब यहाँ पर बाढ़ आ जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, आप ऐसा बोल सकते हो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ आ जाती है का मतलब दैट इज नोन एज फ्लड गन। ठीक, अब व्हाट इज द यूज ऑफ दिस प्राइमरी गन? तो जो प्राइमरी गन है वो फ्रेम बफर का यहाँ पर काम करता है। इट स्टोर्स द पिक्चर पैटर्न। आ रही है बात समझ में आपको? प्राइमरी गन जो होता है इट स्टोर्स द पिक्चर पैटर्न, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या करेगा, मतलब ये दोनों मिलके हमारे लिए क्या एडवांटेज करेंगे? तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे कहां से? फ्लड गन से। फ्लड गन से हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट होंगे, और उसको कौन सा शेप यहाँ पर बनाना है, स्क्रीन पर डिस्प्ले क्या करवाना है, वो इंफॉर्मेशन उसको कहां से मिलेगी? प्राइमरी गन से, क्योंकि वहां पर और जो अरेंजमेंट रहेगा वो यस मतलब पोजीशंस क्या होंगी आपके डिस्प्ले करवाने की, वो पोजीशंस प्राइमरी गन में रहेगी, आपको पता चलेगी वहां से, और कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके लिए लगेंगे वो आपको फ्लड गन बताएगा। देखो बाकी का सिस्टम, देखो यहाँ पर ऐसा गोल राउंड रेक्टेंगल्स बना दिए हैं, बाकी का सिस्टम वही है, वही कंट्रोल ग्रिड, वही फोकसिंग सिस्टम, वही डिफ्लेक्शन प्लेट्स, बाकी की चीजें बिल्कुल सही हैं, और उसका फंडा भी सेम यही है कि इलेक्ट्रॉन गन से इमिट, फ्लड के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोल ग्रिड लगाएंगे, फिर हम फोकसिंग सिस्टम लगाएंगे, उसमें एनोड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे ताकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लड के फॉर्म में आ रहे हैं वो थोड़े कम हो जाएं, और फिर उसको हम डिफ्लेक्शन प्लेट लगाएंगे ताकि जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में अननेसेसरीली इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं उनका भी कंट्रोल हो सके। मतलब बाकी का मैकेनिज्म वही रहेगा, सिर्फ मैकेनिज्म एकदम आगे, मतलब फर्स्ट जो डायग्राम जो आपने बनाया था, मतलब उसके फर्स्ट एंड पे और लास्ट एंड पे बस किया है, मतलब पहला चेंज यहाँ पर किया है जो इलेक्ट्रॉन गन में है, बाकी बीच का सिस्टम पूरा सेम है, और बाकी का चेंजेस जो है वो यहाँ पर किया हुआ है, वो मैं आपको भी बता रही हूँ। तो ये क्लियर है, इलेक्ट्रॉन गन को दो पार्ट में डिवाइड किया, फ्लड गन, प्राइमरी गन पिक्चर के पैटर्न को स्टोर करके रखता है, और जो फ्लड गन है उसमें से कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन्स फ्लड के फॉर्म में इमिट होते रहेंगे। बाकी आपकी बाकी तो देखो यहाँ पे लिखा ही है, फोकसिंग एंड डिफ्लेक्शन सिस्टम, मतलब ये सिस्टम तो आपका हमेशा रहेगा ही। फोकसिंग सिस्टम में आपके एनोड आ जाएंगे और कंट्रोल ग्रिड आ जाएगा, और डिफ्लेक्शन सिस्टम में आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स आ जाएंगे। और यहाँ पर ये भी लिखा है कि फ्लड इलेक्ट्रॉन मतलब कि कंटिन्यूअसली आपके जो फ्लड है वो क्या हो रहे हैं, वो मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है कंटिन्यूअसली फ्लड के फॉर्म में इमिट हो रहे हैं। और ये जो है आपकी, ये क्या है, दिस इज योर इलेक्ट्रॉनिक बीम, ये आपकी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बीम है, जो फोकसिंग सिस्टम और डिफ्लेक्शन सिस्टम को लगाने के बाद सिंगल रे में जो कन्वर्ट हो रही है। और ये जो बीम होती है यही क्या करती है, पिक्चर को, पैटर्न को डिस्प्ले करवाने का काम करती है। बात आ रही है समझ में? ऑनलाइन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉन बीम का काम क्या है? Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉन बीम ही वही है, जो क्या करती है, पिक्चर का, मतलब जो मेन जो क्या डिस्प्ले करवाना है उसको वो डिस्प्ले करवाने का काम करती है। क्लियर? चलिए, Picture pattern. यस, पिक्चर के पैटर्न को डिस्प्ले करवाने का काम करती है। अब यहाँ पर दो नई चीज क्या है, दो नई चीज यहाँ पर ये है कि आपने यहाँ पर बिफोर द फास्फर कोटेड स्क्रीन, मतलब आपकी जो ये स्क्रीन है, जो फास्फर कोटेड स्क्रीन है, उसके पहले आपने यहाँ पर दो लाइंस बना के रखी है, मतलब आपने फास्फर कोटेड स्क्रीन के पहले दो चीजें लगा के रखी है, एक को बोला स्टोरेज ग्रिड और दूसरे को बोला कलेक्टर। एक को बोला स्टोरेज ग्रिड और एक को बोला कलेक्टर। तो ये जो कलेक्टर होता है, कलेक्टर वन हु कलेक्ट्स, कलेक्टर इज दैट वन हु कलेक्ट्स। तो एक चीज देखो आपको क्लियर हो गई होगी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जितने भी आपका फ्लड आ रहा है, उनको आपने फोकसिंग सिस्टम और डिफ्लेक्शन प्लेट से तो कंट्रोल किया ही है, और फाइनली एक कलेक्टर पे आके उन सब इलेक्ट्रॉन्स को भी आपने क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया है। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन फोकसिंग सिस्टम और डिफ्लेक्शन प्लेट से पास होने के बाद जो बच रहे हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्ट स्क्रीन पे नहीं जाएंगे, वो डायरेक्ट फास्फर कोटेड स्क्रीन पे नहीं जाएंगे, वो सारे कहाँ कलेक्ट हो जाएंगे, एट दी कलेक्टर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, और ma'am. उसके बाद हम इससे राइटिंग बीम पे कोई वो इफेक्ट नहीं होगा नहीं, इससे? राइटिंग बीम पे, वो राइटिंग बीम का क्या है लॉजिक, मैं आपको वो भी बता रही हूँ। नहीं मतलब कलेक्टर से राइटिंग बीम पे कुछ नहीं, मेरी इफेक्ट बात तो होता सुनो, जो राइटिंग बीम है ना, वो सिर्फ राइट करने का काम कर रही है, क्योंकि देखो राइटिंग हाँ जी मैम, कहाँ से निकल रही है, प्राइमरी गन से निकल रही है। प्राइमरी गन से निकल। पिक्चर का पैटर्न कहाँ स्टोर है, डिस्प्ले क्या करवाना है, ये कहाँ स्टोर है, प्राइमरी गन पे। मतलब यस राइटिंग मैम, बीम तो वैसे ही काम करेगी जैसे उसको प्राइमरी गन सजेस्ट करेगा, लेकिन
उसको डिस्प्ले करवाने के लिए तो इलेक्ट्रॉन्स ही काम आएंगे ना। आपके Yes, picture पे जो स्ट्राइक करेंगे, फास्फर कोटेड स्क्रीन पे जो चीज जाके स्ट्राइक करेगी वो तो आपके इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। अब आया आपको, हाँ जी मैम। नेक्स्ट वाली स्लाइड में आपको एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगी उसका। और फिर आपका आता है क्या, कंट्रोल, सॉरी, फिर आपका आता है Storage grid. ग्रिड। Storage grid. में अगेन आप पिक्चर के पैटर्न को स्टोर करके रखते हो। आ रही है बात समझ में? मतलब यहाँ से Yes, बार ma'am. बार आपको पिक्चर का पैटर्न प्राइमरी गन से नहीं लेना पड़ेगा। तो आप पिक्चर के पैटर्न को कहाँ पर स्टोर करके रखेंगे? स्टोर ग्रिड में भी स्टोर करके रखेंगे। लेट्स सी, अपन देखते हैं इसको। चलिए फिर अपन एक बार फिर से डायग्राम को समझ लेंगे। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन गन क्लियर है। यहाँ पर देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन गन्स यूज्ड इन डीवीएसटी। एक प्राइमरी गन Yes, है, sir. एक फ्लड गन है। एक flood gun. प्राइमरी गन है वो इट इज यूज्ड टू स्टोर द पिक्चर पैटर्न, बताया मैंने आपको ये चीज। और जो फ्लड गन है इट इज यूज्ड टू मेंटेन द पिक्चर डिस्प्ले ऑन फॉस्फर कोटेड स्क्रीन। मतलब आप जो रिफ्रेशिंग करवा रहे थे वो आपको अब रिफ्रेशिंग नहीं करवाना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि फ्लड गन आ गया है। उसके लिए फ्लड गन मेंटेन करने का काम कर रहा है पिक्चर के पैटर्न को, पिक्चर के डिस्प्ले को। वो जो फ्लड गन है वो कंटिन्यूअसली अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इमिट करता रहेगा अकॉर्डिंग टू पिक्चर पैटर्न। कंटिन्यूअसली फ्लड के फॉर्म में इमिट होने के कारण क्या होगा, कभी भी उसको रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. यस। Yes, ma'am. स्क्रीन क्या होती है? फास्फर कोटेड स्क्रीन तो आपको पता ही है कि जो फास्फर कोटेड स्क्रीन होती है वो इनर साइड से फास्फर के क्रिस्टल से, मतलब फास्फर के मटेरियल से बनी हुई रहती है। और जो हाई परसिस्टेंट रहता है, हाई परसिस्टेंट मतलब जहाँ पर रिफ्रेशिंग की आपको बिल्कुल भी जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि हाई परसिस्टेंट ने मतलब High quality का phosphorus है. हाई परसिस्टेंट Yes, ma'am. हाई फास्फर क्वालिटी एंड हाई Yes, ma'am. इक्वल टू लो रिफ्रेशिंग रेट। Low refracting rate. ये चीज आपको ध्यान Yes, रखनी ma'am. है। तो ये इससे फास्फर कोटेड स्क्रीन आपको क्लियर है। अब एक बार स्टोरेज मैश, जिसको स्टोरेज ग्रिड भी बोलते हैं, और कलेक्टर, ये दोनों भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो देखो पहले कलेक्टर देखते हैं। दिस ग्रिड इज लोकेटेड जस्ट बिहाइंड स्टोरेज मैश and the purpose of this negatively charged grid is to smooth outflow of flood electrons। मैंने जैसे आपको बताया कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लड फॉर्म में आ रहे हैं वो सारे आकर कलेक्टर पे रुक जाएंगे। वो कितना भी पाइप में घूम ले लेकिन वो कलेक्टर को पास नहीं कर पाएंगे। कलेक्टर को पास वही कर पाएंगे जो कलेक्टर जिनको पास करना चाहेगा, बाकी वही रुक जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। बात आ रही है समझ में? कलेक्टर का मीनिंग समझ में आया? मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स ma'am. आकर कलेक्टर पे ही रुक जाएंगे, वहां से वो आगे फॉरवर्ड नहीं होंगे। अब आगे फॉरवर्ड कैसे होंगे ये हम फंडामेंटल स्टोरेज ग्रिड में पढ़ेंगे। इट इज अ थिन एंड हाई क्वालिटी वायर that is located with dielectric and is located just behind the phosphor coated screen. Primary gun deposit pattern of positively charged on this grid and it is transferred to the phosphor coated screen by continuously flood of electron produced by the flood gun। जैसे मैंने आपको बताया कि पिक्चर का पैटर्न कहाँ स्टोर है आपका? फ्लड गन, सॉरी प्राइमरी गन में। तो Primary gun में. प्राइमरी गन डिपॉजिट पैटर्न ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब प्राइमरी गन में जो भी पिक्चर का पैटर्न डिस्प्ले करवाना उसकी एक कॉपी वो कहाँ रख देगा? स्टोरेज मैश में। और स्टोरेज मैश क्या करेगा? अकॉर्डिंग टू दैट पिक्चर पैटर्न, जो पिक्चर जो प्राइमरी गन से कॉपी हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही कलेक्टर से उतने इलेक्ट्रॉन्स उसके लिए क्या हो जाएंगे? इमिट हो जाएंगे। Thus storage mesh stores pictures to be displayed in the form of positively charged distribution। बात आया समझ में आपको? मतलब स्टोरेज Yes, मैश ma'am. को क्या बोल सकते हो? स्टोरेज मैश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी गन प्लस फ्लड गन। क्यों? क्योंकि प्राइमरी गन का जो पैटर्न है वो कहाँ स्टोर रहेगा? स्टोरेज मैश में। और फ्लड गन से कंटिन्यूअसली रिफ्रेशिंग ना करवाना पड़े, कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन आते रहे, तो वो आपको कहाँ से आएगा? फ्लड गन से। मतलब कंटिन्यूअसली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता रहेगा अकॉर्डिंग टू द पिक्चर पैटर्न दैट इज स्टोर इन द प्राइमरी गन। बात आ रही है आपको समझ में? बहुत ही सिंपल फंडामेंटल है। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. पैटर्न स्टोरेज मैश में है और उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स लेना है वो कलेक्टर से उतने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर पिक्चर को कंटिन्यूअसली इमिट करवाता रहेगा। तभी तो हमने फ्लड इलेक्ट्रॉन का हम फंडा लेकर आए यहाँ पर कि फ्लड इलेक्ट्रॉन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी रिफ्रेशिंग करवाने की। कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे कलेक्टर पे और कलेक्टर उसको स्टोरेज मैश के थ्रू आगे भिजवाते फॉरवर्ड करके उसको पिक्चर के पैटर्न को कंटिन्यूअसली इमिट करवाता रहेगा। ठीक, तो दैट इज द फंडामेंटल ऑफ डीवीएसटी, डायरेक्ट विद स्टोरेज ट्यूब। तो एडवांटेज क्या है डीवीएसटी के? कि फॉर पिक्चर डिस्प्ले डज नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग, इसको रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं पड़ती है।
क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि ये प्राइमरी गन और सेकेंडरी गन, मतलब सेकेंडरी गन भी बोलते हैं फ्लड गन को, तो प्राइमरी गन फ्लड गन दोनों का फंडा यूज करता है और जॉइंट इफेक्ट के कारण वो आपको रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर इट डिस्प्ले कॉम्प्लेक्स पिक्चर एट अ वेरी हाई रेजोल्यूशन विदाउट फ्लिकरिंग, यहाँ पर फ्लिकरिंग नहीं होती है क्योंकि रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं है, मतलब फ्लिकरिंग हो ही नहीं रही है। और उसके बाद इसमें कॉम्प्लेक्स पिक्चर को भी आप यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हो। एंड नो यूज ऑफ फ्रेम बफर और रिफ्रेश बफर, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ पर हम फ्रेम बफर या रिफ्रेश बफर की जगह पे क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम स्टोरेज मैश यूज कर रहे हैं या स्टोरेज ग्रिड यूज कर रहे हैं या तो हम प्राइमरी गन यूज कर रहे हैं। ठीक, चलिए अब डिसएडवांटेज क्या है डीवीएसटी के? हर सिस्टम के कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। इट इज नॉट यूज्ड फॉर डायनेमिक ग्राफिक्स सच एज एनिमेशन। एनिमेशन में हर एक सेकेंड्स में या हर एक मिली सेकेंड या बहुत ही कम बोलते हैं, आपका जो ग्राफिक्स है वो क्या होता है, कंटिन्यूअसली चेंज होता है। ये मैं आपको पढ़ाऊंगी जब मैं आपको 5th यूनिट पढ़ाऊंगी कि एनिमेशन होता क्या है एक्चुअली और एनिमेशन बनते कैसे हैं, ये अपन लास्ट यूनिट में पढ़ेंगे 5th यूनिट में। तो डायनेमिक डायग्राम जो है इसमें वो नहीं बन पाते हैं। फिर कलरफुल डायग्राम इसमें नहीं बनते, कलरफुल डायग्राम के लिए ही हम रैंडम सिस्टम पर स्विच करेंगे। ठीक है, टू इरेज सिलेक्टेड पार्ट ऑफ अ इमेज एंटायर स्क्रीन नीड टू बी इरेज्ड एंड मॉडिफाइड पिक्चर नीड टू बी रीड्रॉन। कंप्लीट पिक्चर एक साथ इरेज हो जाएगा, पार्ट ऑफ अ पिक्चर हम इरेज नहीं कर सकते। क्लियर है आपको ये चीज? डीवीएसटी एक बार फिर बता देती हूँ। डीवीएसटी में 2 गन होती है, प्राइमरी गन, फ्लड गन। फ्लड गन का काम होता है जो कंटिन्यूअसली फ्लड के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करते हैं जो फाइनली कलेक्टर पे जाके स्टोर हो जाते हैं, मतलब कलेक्टर पे जाके रुक जाते हैं। और जो प्राइमरी गन है वो पिक्चर के पैटर्न को स्टोर करती है जो आपको डिस्प्ले करवाना है। फिर जैसे फ्लड गन से आपके इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं वहां पर हमने फोकसिंग सिस्टम लगा के रखा है, वहां पर हमने डिफ्लेक्शन प्लेट्स लगा के रखी है जिससे लिमिटेड इलेक्ट्रॉन्स ही हमारे कलेक्टर तक जाएंगे। ठीक, और ये जो प्राइमरी गन है ये पिक्चर के पैटर्न को स्टोर करता है और ये जो पिक्चर के पैटर्न को स्टोर करता है उसकी एक कॉपी जो है वो कलेक्टर पे भी, सॉरी स्टोरेज मैश पे भी वो स्टोर कर देता है। अब स्टोरेज ग्रिड का यहाँ पर मेन रोल है। स्टोरेज ग्रिड अकॉर्डिंग टू द पिक्चर पैटर्न गिवन बाय द प्राइमरी गन, उसके हिसाब से वो जो आपके जो पार्टिकल्स हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको वो आगे अपने पास लेगा और उसके अकॉर्डिंग आपकी स्क्रीन पे जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर है? बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है इसका, सिर्फ 2 ही डिफरेंस है। एक मिनट, हाँ मैम मेरा एक डाउट था, बस 1 मिनट रुक जाओ। इसमें बस 2 ही डिफरेंस है कि इलेक्ट्रॉन गन की जगह पे 2 गन आ गई, फ्लड गन और प्राइमरी गन, और वहां पर स्क्रीन के पहले आपने कुछ नहीं लगाया था, यहाँ पर आपने स्क्रीन के पहले स्टोरेज ग्रिड और कलेक्टर लगा के रखा है। ठीक, अब पूछो डाउट। यस मैम। मैम इसमें जैसे प्राइमरी गन और स्टोरेज ग्रिड तो सेम काम कर रही है, हाँ तो अगर जैसे सीआरटी में हमने जैसे उसमें देखा था वो जो हमारी जो बीम थी गन फायर जो करती थी हमारे इलेक्ट्रॉन्स, हाँ हाँ वो हाँ जैसे करती थी वैसे ऐसे फ्लड गन को हम प्रोसेस करके वही हाँ सेम को हाँ उसमें हाँ। राइटिंग बीम करके, और स्टोरेज ग्रिड और प्राइमरी गन का तो सेम ही वर्क हो रहा है मैम कि सेम नहीं वो हो रहा है, सेम नहीं हो रहा है, मैंने आपको बताया ये डिफरेंस। प्राइमरी गन ओनली पिक्चर के पैटर्न को स्टोर करता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का कोई फंडामेंटल नहीं है, मतलब वो भी यस मैम, फ्रेम बट बफर, आपने भी एक मिनट ये सुनो भी ना, बोला था वो ना। भी फ्रेम बफर जैसे ही बिहेव करता है सेम। मतलब यहाँ पर फ्रेम बफर उसको नाम नहीं देके प्राइमरी गन नाम दे दिया। पर यस मैम। पर रास्टरी स्कैन सिस्टम में क्या हो रहा था कि जब बार बार रिफ्रेशिंग करवाना पड़ रही थी तो उसके कारण वीडियो कंट्रोलर को बार बार कांटेक्ट किससे करना पड़ा था, फ्रेम बफर से कांटेक्ट करना पड़ता, क्योंकि आपका जो पिक्चर का पैटर्न था वो फ्रेम बफर में स्टोर था। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया कि फ्रेम बफर की जगह पर एक स्टोरेज ग्रिड आपने लगा दिया जहां पर वो पिक्चर का पैटर्न जस्ट बिफोर द स्क्रीन आपने रख रखा है। तो जस्ट बिफोर द स्क्रीन रखने के कारण इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली उस फॉर्म में उसी पॉइंट्स पर बार बार ग्लो हो रहे हैं, आपको कहीं वापस एबीसीडी करने की जरूरत नहीं है और वही पॉइंट आपके कंटिन्यूअसली ग्लो होते रहेंगे जब तक आप उसको चेंज नहीं करोगे पिक्चर के पैटर्न को। यस मतलब यहाँ मैम, पर बट वो स्टोरेज ग्रिड में यस जो है उसमें आपका पिक्चर पैटर्न भी है एज वेल एज आपके जो कलेक्टर से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो भी है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन कंटिन्यूअसली स्क्रीन पे डिस्प्ले होता रहेगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कभी कमी नहीं आएगी क्योंकि फ्लड गन लगा रखा है आपने। तो फ्लड के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन आए तो आप हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को ग्लो करवाते रहोगे, मतलब यहाँ पर फ्लिकरिंग की कंडीशन आने को ही नहीं रहेगी। अब कोई डाउट और है तो पूछो। बीम नहीं, वो भी हेलो। इलेक्ट्रॉन ही है। आपका जो राइटिंग बीम जो होता है ना, राइटिंग बीम भी एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है, पर वहां पर ये उसने प्राइमरी गन से इसलिए उसको कनेक्ट किया है क्योंकि पिक्चर का पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपका बीम काम करेगा। यस,
मतलब हमें मेरे पेन से Yes, मुझे ma'am. ए लिखना है, यदि ये मेरा राइटिंग बिम है और मुझे ए लिखना है, मतलब कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ए कैसे बनाते हैं मुझे पता है, तभी तो मैं ए लिख पा रही हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पर वो ए आपको स्मॉल लिखना है, कैपिटल लिखना है, वो आपका मेमोरी में स्टोर रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ही मुझे मेरे इलेक्ट्रॉन्स को मूव और पैटर्न उसको मतलब डिस्प्ले करवाना पड़ेगा। दिस इज द मेन पॉइंट हियर। क्लियर है आप सबको कि अभी भी कोई डाउट Yes, है? मैम. मैम बट जो कलेक्टर है उसके पास तो ऑलरेडी बीम रेडी है ना, वो तो स्टोर करके रख रहा है। और स्टोरेज आपने बोला कि प्राइमरी गन एज अ, आपने बोला था कि कॉपी उसको स्टोरेज ग्रिड को सेंड कर रही है, जो Yes. स्टोर करके रख रहा है, ताकि रिफ्रेशिंग जो रेट कलेक्टर होता का था हमारा। काम, सुनो मेरी बात, कलेक्टर का काम सिर्फ एक ही है। कलेक्टर का काम ये है कि वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को जो फ्लड के फॉर्म में आ रहे हैं उसको अपने पास कलेक्ट करके रखेगा, ताकि उसको कंटिन्यूअस स्टोरेज ग्रिड के थ्रू उसको प्रोवाइड करते रहे, ताकि फ्लिकरिंग की कोई नौबत ही ना आए। कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मतलब जो राइटिंग बीम अलग से, वो कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन वहीं जाते रहे, कुछ उसमें कुछ आपको अलग करना ही नहीं पड़े, फ्लिकरिंग की कंडीशन ही नहीं आए। कलेक्टर सिर्फ इसलिए वहां पर लगा रखा है आपने कि यस कंटिन्यू मैम. अपने इलेक्ट्रॉन्स को पिक्चर पैटर्न के फॉर्म में इमिट करता रहेगा, ताकि हमेशा आपका पिक्चर का पैटर्न ग्लो करे, फ्लिकर हो ही ना। आई बात यस समझ में मैम मैम. आपको? यस मैम. एक्सेस वाले इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो? उसके लिए तो अपन ने एक्सीलरेटिंग एनोड लगा के रखा है फोकसिंग सिस्टम में, उसमें तो आगे वो हो ही जाएगा। और यदि आते भी है तो कलेक्टर पे आके सारे इलेक्ट्रॉन्स रुक जाएंगे, उसके आगे तो वो जाएंगे ही नहीं, उसके आगे वही इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो जो पिक्चर के अकॉर्डिंग उसको यूज में आ रहे हैं, बस उसके अलावा कोई उसके आगे जाएगा ही नहीं। इज इट ओके? ओके मैम। यस मैम. अभी मतलब सेटिस्फाई नहीं हो तो कोई बात नहीं, एक बार खुद से स्टडी कर लेना, अपन कल की क्लास में इसको एक बार और डिस्कस कर लेंगे यदि आपको कोई डाउट यस रहता है मैम. तो। चलिए, अब आपके आते हैं रैंडम सिस्टम्स। तो रैंडम सिस्टम्स क्या होते हैं? अभी रास्टर सिस्टम पढ़ लिया, सीआरटी पढ़ लिया, डीवीएसटी पढ़ लिया, सबके एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको पता है। अब अभी तक मैं आपको एक वर्ड बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली बोलती हूँ, पिक्चर का पैटर्न, पिक्चर का पैटर्न, पिक्चर का पैटर्न। पैटर्न का मतलब क्या होता है? पैटर्न का मतलब होता है एज इट इज पिक्चर। पैटर्न का मतलब होता है एज इट इज पिक्चर। लेकिन यहाँ पर पिक्चर के पैटर्न की मैं बात नहीं करूंगी, यहाँ पर मैं केवल कोऑर्डिनेट्स की बात करूंगी। यदि ए बनाने के लिए मुझे यदि मुझे 10 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है तो वो 10 की 10 कोऑर्डिनेट मेरे स्टोर रहेंगे, जिसको बोलते हैं आप रिफ्रेश डिस्प्ले फाइल्स। and memory, an area of memory called refresh display files that stores the picture definition as a set of line drawing commands। अभी अपन ऊपर से पढ़ेंगे, जैसे मैं आपको जस्ट बता रही हूँ डिफरेंस बताने के लिए कि रैंडम सिस्टम क्यों बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं और क्यों इतने ज्यादा एलईडी एलसीडी कॉमन हो गए मार्केट में। क्योंकि वो लाइन बाय लाइन स्कैनिंग नहीं करते हैं, वो लाइन बाय लाइन बिल्कुल भी स्कैनिंग नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट पिक्चर का जो पैटर्न है उसका जो कोऑर्डिनेट है डायरेक्ट वहीं पर डिस्प्ले करवाते हैं। तो डिस्प्ले करवाने के कारण आपका स्कैनिंग में जो टाइम वेस्ट होता था वो टाइम आपका सेव हो जाता है। यहाँ पर बात आ रही है समझ में? इन रैंडम स्कैन डिस्प्ले इलेक्ट्रॉन बीम इज directed only to the areas of the screen where a picture has to be drawn। आपकी बीम वहीं पर जाएगी जहां पर पिक्चर को आपको स्टोर करवाना है, वो हर एक लाइन पर स्कैनिंग नहीं करेगी, और इसको बोलते हैं वेक्टर डिस्प्लेस। वेक्टर मतलब डायरेक्ट उसी पॉइंट पर, एज इट ड्रॉज द पिक्चर वन लाइन एट अ टाइम। मतलब आपको हर एक पॉइंट को स्कैनिंग करने की x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू मैक्सिमम तक बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यदि 0 वाली लाइन पे x max by 4 वाला पॉइंट है तो डायरेक्ट वहीं पर वो डायरेक्ट होगा, बाकी से आपको कोई भी मतलब नहीं है। It can draw and refresh component lines of a picture in any specified sequence। यहाँ पर 0 टॉप टू बॉटम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस का भी कोई फंडामेंटल नहीं है। जो स्क्रीन कोऑर्डिनेट स्टोर है वो वन बाय वन आप कहीं भी रैंडम ऑर्डर में भी प्लॉट कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं रैंडम स्कैन सिस्टम। कि आपके 10 कोऑर्डिनेट सिस्टम है 1 2 3 4 5 6, तो आपने पहले 5 को ड्रॉ कर लिया, फिर 6 को कर लिया, फिर 2 को कर लिया, फिर 1 को कर लिया, फिर 8 को कर लिया, फिर 9 को कर लिया, फिर वापस 4 को कर लिया। मतलब रैंडम ऑर्डर में आपको प्लॉटिंग आप यहाँ पर कर सकते हो पिक्चर के पैटर्न को करवाने के लिए। ठीक, एन एरिया ऑफ मेमोरी कॉल्ड रिफ्रेश डिस्प्ले फाइल्स। यहाँ पर
फाइल्स होती हैं जिसमें आप कोऑर्डिनेट को क्या करते हो, स्टोर करवा के रखते हो। हाई क्वालिटी वेक्टर सिस्टम कैन हैंडल अराउंड 10,000 शॉर्ट लाइंस एट दिस रिफ्रेश रेट। मतलब आप एट अ टाइम यहाँ पर 10,000 जो पॉइंट्स हैं पिक्सल्स उनको ड्रॉ कर सकते हो, इसलिए इसका जो रिफ्रेशिंग है वो भी मतलब इसमें इतना फास्टर होता है कि आपको पता नहीं चलता, आपको लगता है हम कोई रिफ्रेशिंग कर ही नहीं रहा है। रिफ्रेशिंग तो यहाँ पर भी होगी लेकिन इतनी इतनी फास्ट होती है कि आपको लगेगा ही नहीं कि वहां पर रिफ्रेशिंग परफॉर्म हुई है। Are you getting the point? Are you getting the point? Yes, ma'am. So faster refreshing can burn the phosphor. To avoid this, every refresh cycle is delayed to prevent refresh rate greater than 60 frames per second. ये लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि जो रास्टर स्कैन सिस्टम होता है उसमें जो रिफ्रेशिंग रेट होता है वो 60 to 80 फ्रेम्स पर सेकंड होता है, लेकिन जो रैंडम स्कैन सिस्टम होता है उसमें लेस देन 60 फ्रेम्स पर सेकंड होता है। लेस देन क्यों होता है? क्योंकि इसमें रिफ्रेशिंग बहुत ज्यादा फास्ट और बहुत ज्यादा माइन्यूटली होती है कि आपको पता भी नहीं चलता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हम यहाँ पर स्कैनिंग नहीं कर रहे हैं, हम उस पॉइंट को बिल्कुल सटीक बोलते हैं ना, बिल्कुल वहीं पर ड्रॉ करेंगे जहां पर उसको रिक्वायरमेंट है, हम डायरेक्ट उसी कोऑर्डिनेट की बात करेंगे। ठीक, चलिए एक एग्जांपल है। सपोज वी वांट टू डिस्प्ले अ स्क्वायर एबीसीडी ऑन द स्क्रीन, दिस कमांड विल बी गिवन, ड्रॉ लाइन फ्रॉम ए टू बी, आपने ए टू बी लाइन ड्रॉ की, फिर ड्रॉ लाइन फ्रॉम बी टू सी, आपने बी टू सी की, ड्रॉ लाइन फ्रॉम सी टू डी वो की, और डी टू है, खत्म। मतलब आपने सिर्फ 4 कमांड दी और आपका एबीसीडी स्क्वायर बन गया। लेकिन यही एग्जांपल यदि मैं रास्टर स्कैन सिस्टम में लेती तो क्या होता, पहले ए टू बी पूरा में ट्रैवर्स करती, जितने भी पॉइंट आते उसको ग्लो करवाती, फिर मैं टॉप टू बॉटम आती, फिर सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, मतलब मेरी जो स्कैनिंग है वो यहाँ से शुरू होती फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फिर मैं टॉप टू बॉटम आती, अगेन लेफ्ट टू राइट, देन अगेन लेफ्ट टू राइट, अगेन लेफ्ट टू राइट, अगेन, मतलब बीच के पॉइंट में मुझे सिर्फ स्कैन करने में कितने पॉइंट मिल रहे हैं? ओनली 2 पॉइंट्स, बाकी मेरा स्कैनिंग का टाइम टोटल वेस्ट, और फिर वापस से मुझे आखिरी में डी टू सी में सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं। मतलब ये वाले सिस्टम को अवॉइड करने के लिए हम डायरेक्ट कमांड सिस्टम यहाँ पर यूज करें। कमांड सिस्टम मतलब जो आपको कोऑर्डिनेट डिस्प्ले करवाना है हम उसी की बात कर रहे हैं, हम पूरे पिक्चर पैटर्न की बात नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक, तो इस तरह से आपका जो रैंडम सिस्टम है वो वर्क करता है। Input in the form of an application program is stored in the system memory along with the graphics package. अभी क्या होता है, आगे पढ़ो। Graphic package translates the graphic command in application program into a display file stored in the system memory. इसका मतलब क्या? मैंने बहुत बड़ा सेंटेंस पढ़ लिया, बोले मैडम हमको तो समझ में ही नहीं आया। सिंपल सी बात है कि आपको जो भी पर्टिकुलर चीज आपको जो डिस्प्ले करवानी है उन सारे पर्टिकुलर जो भी आपको डिस्प्ले करवाना है उन सारे कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू ग्राफिक फाइल में क्या है आपकी स्टोर है, और जैसे जैसे कमांड आती जाएगी वहां से आप उसको रिट्राइव करके कोऑर्डिनेट को डिस्प्ले करवाते रहोगे। ठीक है, तो ये दिस डिस्प्ले फाइल इज देन एक्सेस बाय द डिस्प्ले प्रोसेसर। अभी जैसे मैंने बताया आपको कि जैसे जैसे आपको डिस्प्ले करवाना है वैसे वैसे आप उस फाइल में से कोऑर्डिनेट को एक्सेस करते जाओगे। ठीक है, टू रिफ्रेश द स्क्रीन, द display processor cycles through each command in the display file program. Sometimes the display processor in a random scan is also referred as display processing unit या graphics controller. मतलब graphic controller is one who controls the display of the monitor. मतलब monitor पे क्या display करवाना है वो कौन जज करेगा? ग्राफिक कंट्रोलर। और ग्राफिक कंट्रोलर वर्क कैसे करेगा? वो डिस्प्ले फाइल जो है, जो आपका मेमोरी है जहां पर आपने कोऑर्डिनेट को स्टोर किया है, वो भी उसी से ही कॉन्टैक्ट में, जैसे फ्रेम बफर और वीडियो कंट्रोलर आपस में कॉन्टैक्ट में थे, यहाँ पर ग्राफिक कंट्रोलर और आपका जो डिस्प्ले फाइल है वो आपस में कॉन्टैक्ट रहेंगे। लेकिन डायरेक्ट पॉइंट होने के कारण टाइम इतना कम रहेगा, इतने फ्रेम्स पर सेकंड कम रहेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि रिफ्रेशिंग सिस्टम में हो रही है। वहां पर क्या होता है, एक एक करके स्कैनिंग होती थी, स्कैनिंग में टाइम हमेशा ज्यादा लगता है। इसलिए रैंडम और रास्टर सिस्टम में सबसे बड़ा डिफरेंस ही यही है कि डायरेक्ट पॉइंट पे काम करने के कारण यहाँ पर जो आपका जो रिजोल्यूशन है सिस्टम का वो हमेशा मेंटेन रहता है। ठीक, क्लियर, एकदम आपको बात समझ में आ रही है? मतलब रिफ्रेशिंग ऐसा मत बोलना, बोलते हैं कि नो रिफ्रेशिंग रिक्वायर्ड इन रैंडम सिस्टम, रिफ्रेशिंग होती है पर उसका टाइम इतना लेस रहता है, इतना माइन्यूट रहता है कि आपको पता भी नहीं चलता है कि सिस्टम रिफ्रेश कर रहा है पिक्सल की पोजीशन को। ठीक है, एक डायग्राम है वही वाला जैसे रास्टर के लिए डायग्राम बनाया था, वैसे आपका मैंने यहाँ पर भी एक डायग्राम जो है
सेम वही है कि आईओ डिवाइसेस से आप कमांड देते हो कीबोर्ड के थ्रू, सिस्टम बस के थ्रू वो कमांड सीपीयू में जाती है। ये मेमोरी सिस्टम की मेमोरी है, सिस्टम की मेमोरी में आप डिस्प्ले फाइल जो है उसको स्टोर करवा के रखोगे, हमने डिस्प्ले फाइल ही नाम दिया था उसको। तो डिस्प्ले फाइल में क्या होगा, आपकी कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू स्टोर रहेगी जो आपको प्रिंट करवाना है, ठीक है। जैसे आपको सपोज ये आपका सिस्टम है, इस पे आपको 3 पॉइंट बनाने, 1 2 और 3, तो ये तीनों कोऑर्डिनेट की वैल्यू x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ये तीनों कहाँ पर स्टोर रहेगी, आपकी डिस्प्ले फाइल में स्टोर रहेगी। और डिस्प्ले प्रोसेसर क्या करेगा, इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को लेकर यहाँ पर मॉनिटर पे डिस्प्ले, मतलब इस केस में मेरा मॉनिटर ये हो गया, वो तीनों पॉइंट्स को क्या करवा रहा है, डिस्प्ले करवा रहा है। जैसे ये तीनों पॉइंट ऐड होना शुरू होंगे तो डिस्प्ले प्रोसेसर क्या करेगा, इस पर्टिकुलर डिस्प्ले फाइल से कोऑर्डिनेट को लेके इसको रिफ्रेश करवाता जाएगा। चूंकि ये डायरेक्ट कोऑर्डिनेट से, इसलिए फटाफट वो क्या हो जाएगा, आपका जो है वहां पर फ्लिकरिंग शुरू ही नहीं होगी, उसके पहले ही कंटिन्यूअसली आपका जो डेटा है वो मेंटेन रहेगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है।